दोस्तों आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल स्टडी इन दी मोबाइल एप्लीकेशन से। स्टडी इन दी ऑफिशियल सर्च करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका लिंक भी दिया गया है। इसमें देखिए आपका ये सेक्शन दिया हुआ है क्लास पीडीएफ का, इस तरीके से दिखेगा आपको। यहाँ से सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भी अगर आप अपना नाम और ग्रुप डी लिख के सेंड करते हैं तभी भी आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि 17 अगस्त से पेपर है दोस्तों, तो इसके लिए देखिए हमने साइंस का और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टेस्ट लगाना, क्योंकि इसी से आपको अपनी जितनी भी तैयारी है उसके बारे में पता चलता है। तो 100 सेट का दोस्तों यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है साइंस में, एंड रीजनिंग का 51 सेट का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एकदम टीसीएस बेस्ड परीक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तो फटाफट ले लीजिएगा ऐप से। और दोस्तों अभी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 टेस्ट सीरीज फ्री है। अरे 2 आपके पास देखिए ई बुक जो है वो फ्री दिया गया है। कंप्लीट हिस्ट्री का दोस्तों ई बुक है जो आपको फ्री में मिल जाएगा, और जनवरी 2022 के कंप्लीट डिटेल के साथ दोस्तों 200 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये दोनों आपको फ्री मिल जाएंगे। तो जल्दी से दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, और एप्लीकेशन से इन सारे ई बुक्स को भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाके ले लीजिए। या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भी सेंड करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गैसोहल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो खाली स्थान के मिश्रण से बनता है। इनमें से आपको बताना है कि जो गैसोहल पर्यावरण मित्र ईंधन है वो किसके मिश्रण से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पेट्रोल तथा इथेनॉल। जो गैसोहॉल होता है वो पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मछली, फिश। अम्ल वर्षा, जो कि अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा अधिक होती है। अम्ल वर्षा से तालाबों की मछलियों की संख्या घट जाती है। अम्ल वर्षा के प्रभाव से तालाबों के पीएच मान कम होने से मछलियां मरने लगती हैं तथा इनके अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से किस मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कवक द्वारा। जो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है नामक कवक द्वारा होता है। इस रोग में मवेशी खाना बंद कर देता है और सुस्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गले का सजर्म दाह का कारण है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि गले का सजर्म दाह का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवाणु। गले में जीवाणु के कारण दाह होता है जिससे गले में जलन होती है। इस रोग के होने से खाना खाने में परेशानी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत मिलान है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीलिया गला। आपको बता दें कि जो इंसेफेलाइटिस होता है वो मस्तिष्क में होता है, और बृहदान्त होता है वो कोलन में, शोथ कोलन में होता है, और हेपेटाइटिस जो होता है यकृत में होता है। लेकिन पीलिया जो भी होता है वो भी एक गला में नहीं होता है, पीलिया भी किस में होता है, तो यकृत में होता है। संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलरा को फैलने से रोकने के लिए क्या जरूरी है। इनमें से आपको बनाना है जो संक्रमणीय बीमारी कॉलरा हो जाता है उसे फैलने से रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाएं। कॉलरा, जिसे हम हैजा भी कहते हैं, यह एक संक्रमणीय बीमारियों से बचने के लिए लोगों को शिक्षित करें, उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना ना खाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, एंड मोस्ट रिपीटेड भी है। आपको बताना है कि जो चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एडवर्ड जेनर के द्वारा सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की गई थी। इस टीके के प्रयोग से भारत में चेचक का उन्मूलन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इनमें से बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बैंटिक ने। इंसुलिन की खोज पॉल बैंटिंग ने की थी। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से चीनी का अवशोषण नहीं हो पाता और मूत्र मार्ग से यह बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, इनमें से बताना है कि जो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दमा अस्थमा नामक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह नाक एवं श्वास नली को प्रभावित करता है। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन जो 17 अगस्त से होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन तो सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रेडी किया गया है, जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित और सभी हल प्रश्नों के साथ है। अगर आपका मैथमेटिक्स लो है तो इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए अभी के अभी। ये ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनेशन से पहले आप पूरा रिवीजन कर डालिए, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सभी को इस टॉपिक वाइज में कवर किया गया है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इनका भी ई बुक रेडी किया गया, जो पिछले 10 सालों से लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। उनके फुल डिटेल के साथ दोस्तों क्वेश्चन इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो ये भी सभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके वहां से आप लोग इसको ले लीजिए। विडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो विडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टाइफाइड। जो टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडॉल टेस्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके दंश के कारण मलेरिया होता है? आपको बताना है कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मादा एनाफिलीज। मलेरिया जो नामक बुखार और मादा एनाफिलीज के दंश के कारण होता है। मलेरिया का वास्तविक परजीवी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। मादा एनाफिलीज रोग वाहक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देख लें। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? इनमें से आपको बताना है जो प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मलेरिया का। जो प्लाज्मोडियम जर्म्स होते हैं और मलेरिया बुखार उत्पन्न करते हैं। हैजा जीवाणु द्वारा तथा सोने की बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक जंतु द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, आपको बताना है कि कौन सा मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्त्री एनोफिलीज। जो मादा एनोफिलीज होती है, मच्छर शीत ज्वर अर्थात मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अब मोस्ट रिपीटेड, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, बस बदल कर। तो आपको बताना है कि मलेरिया रोग प्रभावित किसको करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लीहा को। मलेरिया रोग जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, यह रोग प्लीहा यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? इनमें से आपको बताना है कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 60 से 65%। मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ताप तथा 60 से 65% आर्द्रता होनी चाहिए। एयर कंडीशनर कमरे को इसी ताप और आर्द्रता पर बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दंत क्षय का कारण है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि दंत क्षय का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैक्टीरिया जनित संक्रमण।
जो कि दंत क्षय और विटामिन सी की कमी से दांतों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे दांतों में मवाद आने लगता है। बाद में दांत भी गिरने लगते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। आपको बताना है कि जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है वो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टिटनेस के लिए। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टिटनेस जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन है दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो बता दें कि ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? तो 1872 ईस्वी में। रोनाल्ड रॉस की बात करें इनकी दोस्तों, तो इन्होंने मलेरिया के कारण की खोज की थी। और वास्को डी गामा की बात करें तो भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो कि आनुवांशिक रोग है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इस रोग में रोगी लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचान पाता। इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि कौन सा रोग गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग में मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खो जाती है। सामान्यतः यह रोग वृद्धावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। निम्न में से कौन स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारण है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि कौन स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डायबिटीज। स्ट्रोक से खतरे के लिए मुख्य कारक उच्च रक्तचाप, शारीरिक अक्रियता एवं धूम्रपान इत्यादि हैं। डायबिटीज इसका गौण कारक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? 4 ऑप्शन है, आपको पास बताना है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैंसर का। ऑन्कोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर में ऑन्कोजेंस का परिवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। आपको बताना है कि जो बर्ड फ्लू होता है इनमें से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी H5N1। बर्ड फ्लू जो कि एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो मुर्गियों में होता है। इसका विषाणु H5N1 है। बर्ड फ्लू का मुख्य कारक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। इनमें से बताना है कि जो पेचिश रोग के लिए कौन सा उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंट अमीबा। एंट अमीबा प्रोटोजोआ समुदाय का सूक्ष्म जीव है जिसकी संक्रमित अवस्था ट्रोफोजाइट कहलाती है। यह मनुष्य के कोलोन में पाया जाता है। पेचिश रोग एंट अमीबा हिस्टोटिलिका द्वारा फैलता है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। इनमें से आपको बताना है कि जो साधारण मशीन की क्षमता होती है वो साधारणतः किस में दर्शाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी किलो वाट में।
जो कोई मशीन प्रति सेकंड जितना लाभदायक कार्य करती है उसे शक्ति यानी पावर कहते हैं और इसे एसआई मात्रक वाट में मापा जाता है और मशीन की क्षमता सामान्यतः किलोवाट में दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्लायर। प्लायर जो कि श्रेणी 1 का लीवर है क्योंकि इसका आलंबन भार और आयाम के बीच होता है। इसका आलंब इस श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ जो होता है 1 से अधिक, 1 से कम अथवा 1 के बराबर भी हो सकता है। और उदाहरण की बात करें दोस्तों तो हो जाता है कैंची, हैंड पंप और पिलास इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? आपको बताना है कि जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्जा यानी एनर्जी का। जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। इसके अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जो पार्श्व विकृति होती है और अनुदैर्ध्य विकृति होती है उसके अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पाइसन अनुपात। जब किसी लंबी छड़ को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है किंतु व्यास घट जाता है और व्यास में परिवर्तन तथा प्रारंभिक व्यास के अनुपात को पार्श्व विकृति कहते हैं तथा लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं और इन दोनों विकृतियों के अनुपात को ही पाइसन अनुपात कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है इनमें से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गियर ड्राइव। गियर ड्राइव जो कि पॉजिटिव ड्राइव है क्योंकि इसमें गियर दोनों के द्वारा एक दूसरे से फंसे होते हैं तथा जिससे इनके फिसलने अथवा मिस करने की संभावना नगण्य हो जाती है। जबकि अन्य ड्राइवों में बात करें गियर्स न होने के कारण फिसलने की संभावना अधिक होती है। तो चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपको बताना है कि चिमटा जो कि फायर टोंग्स कहते हैं वो किस प्रकार का उदाहरण है उत्तोलक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीय प्रकार का। इस वर्ग के उत्तोलकों में दोस्तों बात करें तो आलंब F एक सिरे पर होता है तथा भार W और आलंब F के बीच में आयाम E होता है। इसमें यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? आपको बताना है कि अगर किसी गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 45 डिग्री। अगर एक गेंद को हम क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी तय करती है क्योंकि किसी प्रक्षेप को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके जाने पर उसके द्वारा चली गई दूरी क्षैतिज दूरी या परास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जगह G का मान सर्वाधिक होता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैक्सिमम बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि किस स्थान पर G का मान सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। अगर हम G के मान की बात करें तो सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है दोस्तों। इसका न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है, यानी सबसे अधिक की बात करें तो ध्रुवों पर और न्यूनतम मान की बात करें तो विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर G का मान कम तथा घूर्णन गति के घटने पर G का मान अधिक हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों।
वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है कि जो वायरलेस होता है उसका आविष्कार किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मार्कोनी ने। इनकी बात करें तो यह इटली के वैज्ञानिक है। मार्कोनी को वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में किए गए उनके योगदान हेतु 1909 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं। आपको बताना है कि यदि हम हिमालय पे जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत महसूस क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहाड़ों पर वायु का घनत्व तो बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। आपको बताना है कि अगर चंद्रमा पे बम विस्फोट हो जाए तो उसकी आवाज़ हमें पृथ्वी पर कितनी देर बाद सुनाई देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि ध्वनि का संचरण वायु के माध्यम से होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निर्वात है, अतः चंद्रमा पर होने वाले किसी भी विस्फोट की आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हिमपात होता है जब, आपको बताना है कि हिमपात कब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हवा और ओस बिंदु हिमांक से कम हो। जब वायु का तापक्रम घटकर हिमांक से कम हो जाता है तब वायु में उपस्थित आर्द्रता हिम में बदल जाती है और हिमपात होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। आपको बताना है इनमें से किस प्रकार की रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत रेल इंजन की दक्षता जो होती है सर्वाधिक होती है। और रेल इंजनों की दक्षता घटते क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले विद्युत इंजन का हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोल इंजन का हो जाता है, उसके बाद डीजल इंजन का हो जाता है और सबसे कम में लास्ट भाप इंजन का हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है इनमें से बहुत छोटे समय के लिए मापने के लिए किस घड़ी का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आणविक घड़ी का बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है क्यों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों कि जो समुद्री पानी में जहाज नदी की पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, इसीलिए नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में पानी में जहाज आसानी से चलता है। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारे घरों में बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाट। जो बिजली का बिल होता है वाट घंटा की इकाई पे आधार पर लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोगुनी हो जाएगी। यदि लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं, अतः लंबाई में होने वाली वृद्धि दूनी होने पर विकृति भी दूनी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होने चाहिए। आपको बताना है जो धूप में उपयोग होते हैं छाते का रंग किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊपर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। तो धूप में जो उपयोग होने वाले छाते का रंग होता है ऊपर सफ़ेद तथा भीतर की ओर काला होना चाहिए, जिससे मनुष्य को धूप का प्रभाव कम से कम हो सके।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ, आपको बताना है कि मैदान की जो अपेक्षा होता है वो रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसीलिए ही रेगिस्तान दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा होता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता, यह इसलिए, बताना है कि पेट्रोल में जो शीशा है वह किस लिए नहीं मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। आपको बता दें कि पेट्रोल में उपस्थित शीशा वायु से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है जो जहरीला प्रदूषण है, और शीशा रहित पेट्रोल होने से यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरीय ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किसमें लागू होता है। आपको बताना है कि उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किसमें लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर होता है, यह कथन पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के संदर्भ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा। आपको बताना है जो प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 गुना। यदि हम प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दें तो उसका परास भी 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रक्षेप्य का पथ होता है, आपको बताना है कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी परवलय। जो वायु में प्रक्षेप किया गया प्रक्षेप पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करता रहता है, जिसके कारण प्रक्षेप लगातार नीचे की तरफ आता जाता है और परवलयाकार पथ बनाता है, परंतु ऊर्ध्वाधर नीचे या ऊपर फेंका गया प्रक्षेप परवलयाकार नहीं बनाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1000 वाट बराबर है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बताना है 1000 वाट किसके बराबर है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.341 अश्व शक्ति के बराबर। 1000 वाट जो कि 1 किलोवाट के तथा 1 किलोवाट बराबर होता है 1.341 अश्व शक्ति के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी वो भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घनत्व। घनत्व ही वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा में वृद्धि से आयतन, भार तथा द्रव्यमान बदल जाता है, जबकि पदार्थ का घनत्व नहीं बदलता है। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गैस है जिसको बैक्टीरिया को मारने में उपयोग किया जाता है। इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग हम बैक्टीरिया को मारने में करते हैं। पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में भी होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत अवक्षेपण द्वारा। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को विद्युत अवक्षेपण द्वारा कम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन।
ऐसे अगर हम बात करें दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करें या ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करें अम्ल कहलाते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। आपको बताना है कि जो एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस कितना स्थान घेरती है? आयतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कम आयतन। बता दें कि अति उच्च दाब पर वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तुलना में कम आयतन घेरती है। क्यों? क्योंकि उच्च दाब पर वास्तविक गैस द्रव में बदल जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा सर्वाधिक लगभग 80% होती है। इसमें अन्य गैसें जो कि H2 है, H है और CO इत्यादि हैं। तो बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुल जाता है तो आपको बताना है कि अगर बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुल जाएगा तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगर हम बात करें बंद कमरे में यदि चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुल जाता है तो कमरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो वायु की संघटक गैसें होती हैं सामान्यतः कैसी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु की जो संघटक गैसों में मुख्यतः नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है। वायु में लगभग बात करें तो 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गैस ज्वाला होती है। आपको बताना है इनमें से कि गैस ज्वाला किस में होती है, कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दीप्ति। जो वस्तुएं दीप्त हो जाएगा, ये गैस ज्वाला कैसी होती है तो ये दीप्त होती हैं। आपको बता दें कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। गैस ज्वाला से प्रकाश उत्पन्न होती है अतः उसे दीप्त ज्वाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? आपको बताना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी वह गैस है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एथिलीन, जो कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? आपको बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अम्ल वर्षा वो जो होती है वो मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी SO2, जो कि अम्ल वर्षा मुख्यतया SO2 के कारण होती है। यह जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है जो मनुष्य की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आग बुझाने वाली गैस है। आपको बताना है इनमें से कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अग्निशमन में प्रयुक्त होती है क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होती है तथा यह ईंधन के चारों ओर की ऑक्सीजन को हटाकर आग को बुझा देती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। बताना है कि जो लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जल गैस।
जल गैस जो कि एक संश्लेषण गैस है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस सम्मिलित होती हैं। यह गैस लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम सभी लोगों को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हीलियम गैस। गुब्बारे में जो कि सामान्यतः हम हीलियम गैस ही भरी जाती है, जबकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं में भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? आपको बताना है कि दो गुब्बारे हैं, एक में हाइड्रोजन तथा एक में हीलियम समान ग्राम अणुओं में भर दिया जाए और दोनों में सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। हाइड्रोजन जो कि भार हल्का होने के कारण H2 से यानी हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित होगा, जबकि हीलियम से भरा गुब्बारा बाद में संकुचित होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है इनमें से कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CO2। जीवाणु नाइट्रिक एसिड तथा अमोनिया गैस नाइट्रोजन चक्र में भाग लेते हैं। CO2 इसमें भाग नहीं लेता है। ये तीनों जो कि भाग लेते हैं ये CO2 ही है जो कि नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैस टरबाइन आधारित है। आपको बताना है इनमें से गैस टरबाइन किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रेटॉन चक्र पर। ब्रेटॉन चक्र जो कि एक प्रकार का ऊष्मागतिकी चक्र है जिस पर गैस टरबाइन इंजन की कार्यप्रणाली आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है? आपको बताना है कौन सा वह उर्वरक है जो तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो कि अमोनिया तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को गर्म करने पर N उत्पादित होता है। आपको बताना है कि इनमें से किसको गर्म करने पर N उत्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी NH4Cl + NaNO ट्वाइस। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड को गर्म करने पर उत्पादित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित गैस अणुओं में से किसमें सबसे बड़ा माध्य मुक्त पथ है? इन चारों में से आपको बताना है कि किस गैस अणुओं में से सबसे बड़ा माध्य मुक्त पथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी H2। माध्य मुक्त पथ आणविक व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए गैस के अणु का आकार जितना बड़ा होगा माध्य मुक्त पथ उतना ही छोटा होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जल का विशुद्ध रूप है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको बताना है कि जल का विशुद्ध रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी वर्षा जल। वर्षा का जल जो कि जल का विशुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि? आपको बताएं जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों और मैक्सिमम बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं, इसीलिए कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार की कठोरता अस्थायी होती है जो गर्म करने से दूर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन है, आपको बस बताना है कि कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयरन पायराइट्स की उपस्थिति। आपको बता दें जो कठोर जल होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट आदि की उपस्थिति के कारण झाग नहीं देता, इसलिए साबुन अधिक घिसता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है क्या कहलाता है। मतलब वह जल कौन सा है जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से जल्दी और अधिक झाग देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मृदु जल, जिसे सॉफ्ट वाटर भी कहते हैं। मृदु जल ही साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, अर्थात इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट आदि की उपस्थिति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है उसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CaHCO3 ट्वाइस, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक मिश्रण है और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, CaHCO3 ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है। आपको बताना है कि जो खारा पानी होता है उनमें से इसमें से क्या उपस्थित नहीं होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एल्यूमिनियम। खारे पानी में घुलनशील लवणों में क्लोरीन हो गया। क्लोरीन की मात्रा की अगर बात करें दोस्तों तो 55.3%। सोडियम की बात करें दोस्तों तो ये हो जाता है 30.8% एवं कैल्शियम 1.23% उपस्थित होता है। एल्युमिनियम की बात करें तो यह इसमें खारे पानी में उपस्थित नहीं होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।